नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई शिवम कुमार 24 लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास इकोनॉमिक्स शुरुआत किया था 11th और 12th की, ठीक है। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की जो है इंट्रोडक्शन क्लास शुरू की थी। और इसमें हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक्स की परिभाषा, इकोनॉमिक्स है क्या, इस विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या क्या है, ठीक है। और विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा जो इकोनॉमिक्स की परिभाषाएं दी गई थी उसको पढ़ा था। जैसे कि एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान कहा था, तो वही सैमुअल्सन ने इसे विकास का विज्ञान, तो अल्फ्रेड मार्शल ने इसे धन का विज्ञान के साथ साथ विकास का विज्ञान भी कहा था। और उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि कौन सा प्रोडक्ट किस क्षेत्र का सामान है। जैसे कृषि हो गया तो प्राथमिक क्षेत्र का हो गया, पानी हो गया प्राथमिक क्षेत्र का, अगर वही पानी अगर किसी डब्बे बंद बोतल में अगर बेचा जा रहा है तो वह द्वितीय क्षेत्र का हो गया। या कोई किसी भी प्रकार का सेवा दे रहा है, जैसे होटल रेस्टोरेंट हो गया, व्यापार हो गया, संचार हो गया, तो ये सारे तृतीय क्षेत्र के, मतलब वो किसी ना किसी तरह से सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और सेवा क्षेत्र का ये उन्नत क्षेत्र जो है उभर के आया वो चतुर्थ क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमी का वर्गीकरण किया था। तो वर्गीकरण हम लोगों ने विभिन्न आधार पर किया था। तो इसका पहला मापदंड वर्गीकरण का किया था क्षेत्र के आधार पर। दूसरा मापदंड हम लोगों ने किया था शेष विश्व के साथ व्यापार, ठीक है। तो शेष विश्व के साथ व्यापार मतलब कौन, अगर एक अर्थव्यवस्था दूसरे अन्य अर्थव्यवस्थाओं से व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो कैसी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, खुली अर्थव्यवस्था। तो वहीं उसके विपरीत ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दूसरे देशों के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हो, तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो अर्थव्यवस्था उन्हीं चीजों का उपभोग या उपभोग करता है जो उनके भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित होता है। तो शेष विश्व के आधार पर हम लोगों ने इसे दो भागों में बांटा था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना था, आज जो डिस्कस करना था वो थी सरकार की भूमिका के आधार पर, ठीक है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। और उसके बाद विकास के आधार पर हम लोगों को अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करना था। तो जैसे कि कल हम बता चुके थे कि सरकार की भूमिका के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया। पहला जो था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा राज्य अर्थव्यवस्था, ठीक है, और चौथा दूसरा और तीसरा जो है इन दोनों का ही एक मिश्रण रूप आया है जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या, राज्य अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या, और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसमें सरकार का किसी भी प्रकार का स्वामित्व ना हो, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा ली गई है, तो कल बता चुके थे कहां से ली गई है, 1776 में एक पुस्तक आई थी, किसकी, एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ का पुस्तक जो आया था उसका नाम क्या था, तो नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। यहां से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा ली गई थी, ठीक है। तो आज जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या, ठीक है, ये कैसे काम करता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार का स्वामित्व नहीं रहता है, सरकार का नियंत्रण प्रत्यक्ष तौर पर नहीं रहता है। तो और इसमें नियंत्रण किसका रहता है, उद्योगों का, निजी क्षेत्रों का नियंत्रण रहता है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, ठीक है, जो उस देश की जनता के लिए उपभोग में ली जाती है, तो क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, ठीक है, या उसका मूल्य कितना होगा, मूल्य क्या रखा जाए। तो ये सारी चीजें जो है निर्णय कौन लेता है, बाजार तंत्र निर्णय
बाजार तंत्र के द्वारा ये सारी चीजें निर्धारित होती है। सरकार इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। और इसमें निवेशकों को, जो भी उद्योगपति होता है या जो भी पूंजी लगाता है, पूंजीपति निवेशक, उन्हें विशेष तौर पे आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या, ठीक है। तो इनकी विशेषताएं, तो देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या, इनकी विशेषताएं क्या है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी बता चुके जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका नियंत्रण कौन करता है, तो बाजार तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। सरकार की कोई भी विशेष भूमिका नहीं होती है, ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित नहीं करता है। और किसी भी फर्म द्वारा, किसी भी उद्योग द्वारा क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, उसका मूल्य कितना होगा, ये सारे कौन निर्धारित करता है, तो बाजार तंत्र करता है, ठीक है। मतलब जिस चीज की डिमांड रहेगी उसका उत्पादन उतना अधिक होगा, डिमांड कम हो जाएगा तो उत्पादन भी कम हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बाजार तंत्र द्वारा होता है। और इसमें बहुत सारी कंपनियां होती है, तो इसमें बहुत सारी कंपनियां होती है, मतलब एक प्रकार की क्या हो जाएगी, ये प्रतिस्पर्धा का एक माहौल क्रिएट करता है, ठीक है। बाजार में कंपटीशन होता है, मतलब एक ही पदार्थ या एक ही उत्पाद को उत्पादित करने वाले बहुत सारे फर्म होते हैं, ठीक है। जैसे एक तरह का कोई मेटल बन रहा है, एक पदार्थ ये बन रहा है, तो इसको उत्पादित करने के लिए बाजार में तरह तरह की कंपनियां हैं, ठीक है। फॉर्म ए भी इसका उत्पादन कर रहा है, फॉर्म बी भी कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो है इसका उत्पादन करेगा। तो क्या हो जाएगा, समय प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मतलब उसमें विविधता आएगी, ठीक है, प्रोडक्ट में। और विविधता आने पे क्या हो जाएगी, उसको गुणवत्ता, क्वालिटी हमें बेहतर मिलेगा। और बाजार में उसका उत्पादन उतना ही किया जाएगा जितना उसका डिमांड रहेगा। कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि हम अपना जो है घाटे में चले, ठीक है। तो उतना ही उत्पादन करेगा जितना जरूरत रहेगा। तो इससे एक और फायदा क्या होगा, जो भी अनावश्यक उत्पादन, जो अनावश्यक उत्पादन हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो जाए, कमी आएगा। मतलब कोई भी फर्म या उद्योग वे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा जो स्टॉक रह जाए, वो उतना ही उत्पादन करेगा जो मार्केट में बिक जाए, ठीक है, और उससे लाभ हो। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी उद्योग या उत्पादन किस उद्देश्य से होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। कोई भी फर्म या कोई भी उद्योग कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा तो क्यों बनाएगा, वो अपना लाभ कमाने के लिए बनाएगा, ठीक है। ये इसकी विशेषता होगी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है, विशेषताएं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ सीमाएं भी होती है, ठीक है, या कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। जैसे अभी हम बताए ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा होती है। तो इस प्रतिस्पर्धा के कारण क्या होता है, जो छोटे निवेशक या जो छोटे उद्योग होते हैं इस प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाते हैं, और क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने पतन की ओर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या लाभ के उद्देश्य से होता है, तो इसमें जन कल्याण ऐसी कोई भी भावना नहीं होती है, ठीक है। ये केवल और केवल किस उद्देश्य से किया जाता है, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। तो जन कल्याण नहीं होगा, मतलब समाज में क्या हो जाएगा, एक प्रकार की या समानता फैलेगी, ठीक है, या समानता या वर्ग संघर्ष होगा, कंपटीशन होगा। मतलब जो बेटर काम कर पाएगा, जो बेटर प्रदर्शन कर पाएगा वही टिकेगा, जो नहीं कर पाएगा वो धीरे धीरे खत्म होने की ओर लगेगा। मतलब एक प्रकार की असमानता बढ़ेगी, वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, ठीक है। और इसकी एक और नकारात्मक पक्ष है जिसे हम आगे मार्केट में देखेंगे, ठीक है। जब हम बाजार तंत्र की विस्तृत से व्याख्या करेंगे तो वहां देखेंगे मोनोपोली, ये वर्ड बाजार तंत्र में आएगा। तो ये नकारात्मक पक्ष ही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। मोनोपोली मतलब किसी भी क्षेत्र पर, ठीक है, किसी एक कंपनी का हावी हो जाना, ये क्या कहलाता है, मोनोपोली कहलाता है। मान लो कोई उत्पादन कर रहा है और ये बेटर क्वालिटी दे रहा है, तो क्या हो रहा है,
उस बाजार तंत्र की जो अन्य फॉर्म है, ठीक है, उस सबका प्रोडक्ट धीरे धीरे क्वालिटी डाउन हो जाएगा और एक प्रकार का ये हावी हो जाता है। तो मोनोपोली या एकाधिकार की संभावना इसमें हो सकती है, ठीक है। और ठीक इसके विपरीत वाले जो अर्थव्यवस्था जो कहलाती है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विपरीत यह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, तो राज्य अर्थव्यवस्था कहलाती है। और राज्य अर्थव्यवस्था की अवधारणा जो ली गई, ठीक है, एक जर्मन दार्शनिक है, इसका नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, इसका नाम कार्ल्स क्या था, हाँ। तो इनके अवधारणा पे, इनके विचारों से राज्य अर्थव्यवस्था जो है उभर के आया, ठीक है। तो राज्य अर्थव्यवस्था क्या है, तो राज्य अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जिसमें उत्पादन के स्रोतों पर किसका नियंत्रण हो, उत्पादन के स्रोतों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। मतलब उस राष्ट्र के अंदर, ठीक है, जो भी उत्पादन के स्रोत है वो क्या उत्पादन करेंगे, कितना करेंगे, उनका मूल्य कितना होगा, तो ये सारा चीज का निर्णय कौन लेता है, तो सरकार लेगी, वहां की गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। तो ये राज्य अर्थव्यवस्था हो गया। राज्य अर्थव्यवस्था के दो रूप हैं, जैसे हम आगे देखते हैं, दो रूप क्या क्या है, तो एक होता है समाजवाद और दूसरा रूप जो इसका है वो है साम्यवाद। तो आइए जानते हैं समाजवाद क्या है या साम्यवाद क्या है। तो समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उत्पादन के जो भी स्रोत है, ठीक है, उस पर किसका नियंत्रण रहेगा, सरकार का नियंत्रण रहेगा। समाजवाद पे उत्पादन के सभी स्रोतों पे, ठीक है, उत्पादन के सभी स्रोतों पे सरकार का नियंत्रण रहता है। और ये क्या करता है, अपने सभी नागरिकों के बीच, ठीक है, जो भी वस्तुओं एवं सेवाएं हैं, वस्तुओं और सेवाओं का जो है समान रूप से वितरण करता है। ठीक इसका जो आदर्श रूप जो उभर के आया है वो साम्यवाद है। ठीक है, ये साम्यवाद क्या है, तो साम्यवाद समाजवाद का ही क्या आदर्श रूप है। इसमें क्या होता है, उत्पादन के जो भी स्रोत है, ठीक है, उसके साथ साथ उस राष्ट्र की जो भी परिसंपत्तियां होती है वो सारे सरकार के नियंत्रण में रहती है। सारी संपत्तियां जो है सरकार के नियंत्रण में रहता है। प्रत्येक नागरिकों को जो है उनकी क्षमता के आधार पे, जिसकी जितनी क्षमता होगी, ठीक है, या आवश्यकता होगी, उसके आधार पे उनका बंटवारा किया जाता है, उसके अनुसार उसका वितरण किया जाता है। जैसे 1985 से पहले हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। 1985 से पूर्व जो चीन की अर्थव्यवस्था थी, चीन की इकोनॉमी जो थी वो कैसे इकोनॉमी थी, तो साम्यवादी इकोनॉमी थी। 1985 से पहले चीन की जो इकोनॉमी थी, कृषि क्षेत्र हो गया या उद्योग क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र, सारे पे किसका नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था। और सरकार जो अपने जनता के बीच उसका वितरण कैसे करता था, तो उनकी क्षमता, ठीक है, या उनकी आवश्यकताओं के अनुसार करता था। ठीक है, और समाजवाद अर्थव्यवस्था को उदाहरण हम लोग ले सकते हैं पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ मतलब आज का जो रूस, यूक्रेन वगैरह जो 15 देशों का काजाकिस्तान वगैरह जो समूह है, ठीक, तो ये पहले एक संघ हुआ करता था। ठीक है, 1990 से पहले। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था थी, समाजवाद अर्थव्यवस्था थी। अब समाजवाद अर्थव्यवस्था की जो विशेषता, जो सकारात्मक पक्ष है, इसमें क्या होता है, ये सामूहिक स्वामित्व होता है। ठीक है, जरा हम इसे मिटाते हैं, उसको बाद बताते हैं। तो अभी हम देख रहे थे समाजवाद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो समाजवाद अर्थव्यवस्था यह है क्या, तो उत्पादन के सभी स्रोतों पे, ठीक है, सरकार का नियंत्रण रहता है। और यह सरकार क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं को समान रूप से वितरण करता है। तो वही साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, उत्पादन के सभी स्रोतों के साथ साथ, ठीक है, जो उस देश की परिसंपत्ति होती है उस सब पे सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार क्या करता है,
अपने नागरिकों के जो है उनकी क्षमता एवं आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं एवं जो भी उत्पाद वस्तुएं हैं उसका वितरण करता है। तो राज्य अर्थव्यवस्था के कुछ अपने सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष है, तो जरा हम उसे देखते हैं। तो राज्य अर्थव्यवस्था का सकारात्मक पक्ष है क्या? तो राज्य मतलब ये सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, तो सरकार क्या चाहेगा, अपने जो भी जनता है उसकी राज्य या उस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी जनता है ये उनके लिए कल्याणकारी उद्देश्य से होता है। किसी भी चीज का उत्पादन होगा वो किस उद्देश्य से होगा, कल्याणकारी उद्देश्य से, ठीक है। वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उद्देश्य था, तो केवल और केवल फर्म या उद्योग जो है अपना लाभ कमाने के उद्देश्य से करते थे, ठीक ना। और राज्य अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण रहता है, सामूहिक या सरकार का नियंत्रण रहता है। मतलब कोई भी चीज क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ठीक है, ये सारे चीज का निर्धारण या उसकी मूल्य क्या होगी, ये सरकार एक मापदंड अपनाता है, ठीक है। और अगर कल्याणकारी होगा, ठीक है, तो कोई भी कितना उत्पादन होगा ये क्या होगा, ये पहले से एक नियोजित होगी। क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, ये पहले से एक नियोजन सरकार बना लेता है, ठीक है, कि इतना हमें एक साल के अंदर उत्पादन करना, ताकि हमारे जो भी भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक सीमा के अंदर जनता है वो उपभोग कर पाए, ठीक है। केंद्रीकृत नियोजन होता है। आर्थिक विषमता, उसमें क्या देख रहा था कि एक विशेष तबका का, ठीक है, विशेष अधिकार होता है, जिससे क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है, ठीक है, एवं विषमता आर्थिक असमानताएं आती है, तो यहाँ पे वे नहीं होंगे, क्योंकि ये कल्याण के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो आर्थिक विषमताएं एवं इसमें वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति नहीं रह जाएगी, ठीक ना। प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, तो ये इसके क्या हो गया, सकारात्मक पक्ष हो गया। तो वही राज्य व्यवस्था के कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। जरा हम देख लेते हैं नकारात्मक पक्ष है क्या। तो नकारात्मक पक्ष क्या होता है, इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रहती है। तो प्रतिस्पर्धा की अगर भावना नहीं होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, वस्तुओं की जो क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी, गुणवत्ता, गुणवत्ता क्या हो जाएगी, निम्न प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि इसमें विविधता नहीं आएगा, क्योंकि ये विशेष कोई विशेष प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा, उतना उसमें कंपटीशन नहीं रह जाएगा। तो कंपटीशन नहीं हो जाएगा तो विविधताएं नहीं होगी, और विविधताएं नहीं होगी तो जो भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, सेवा या वस्तु, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसा हो जाएगा, निम्न प्रकार का हो जाएगा। और निवेशकों को जो है आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं होती है, क्योंकि इसमें सरकारी हस्तक्षेप होता है। तो निवेशकों को क्या हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगा। निवेशकों को एक आर्थिक स्वतंत्रता अगर नहीं मिल पाएगी तो जो है एक उच्च स्तर का जो औद्योगिक, ठीक है, विकास, उच्च स्तर का औद्योगिक विकास भी नहीं होगा, क्योंकि उतना ही फॉर्म लगेगा ना जितना सरकार लगाना चाहेगा, ठीक है, या उतना ही उत्पादन होगा जितना उनका भौगोलिक सीमा का अंतर्गत उपभोग हो रहा है। मतलब बाहरी से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो उच्च स्तर का एक औद्योगिक विकास नहीं होगा, ये इनकी डिमेरिट हो जाएगी। और मूल्य जो है सरकार तय करेगा। तो अगर मूल्य सरकार तय करेगा तो सरकार किस उद्देश्य से मूल्य तय करेगा, कल्याणकारी उद्देश्य से, ठीक है। कल्याणकारी उद्देश्य से सरकार मूल्य तय करेगा। तो कुछ स्थितियों में ऐसा हो जाता है कि जो निवेशक है, ठीक है, जो निवेशक जो अपना पूंजी लगाता है वो पूंजी भी नहीं उठ पाता है, क्योंकि
सरकार एक फिक्स मूल्य तय कर देता है, जिसके कारण वो उतने दाम पे नहीं बेच पाता है। कई बार निवेशकों को हानि की संभावना भी रहती है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, लचीलापन ज्यादा होगा, क्योंकि उतना दबाव नहीं रहता ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, दबाव होता है कि इतना उत्पादन करना है आपको, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो किसी अन्य को सौंप दिया जाता है, लेकिन वहां पे कोई दबाव नहीं होता, नहीं, एक लचीलापन की स्थिति आ जाती है। और लचीलापन की स्थिति आएगी मतलब इसमें उत्पादन का दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उत्पादन की दर कम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अनावश्यक उत्पादन भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ही नहीं होता है। कौन फॉर्म कितना उत्पादन कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें कोई अंकुश नहीं रहता, ठीक है। सरकार द्वारा लचीलापन ढील होता है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, अनावश्यक उत्पादन की संभावना बनी रहती है। तो ये हो गया राज्य व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। तो राज्य व्यवस्था है क्या, तो राज्य व्यवस्था जिसमें सरकार का नियंत्रण रहता है प्रत्यक्ष तौर पे, ठीक है, वो राज्य व्यवस्था कहलाता है। राज्य व्यवस्था के दो भाग, समाजवाद, साम्यवाद। समाजवाद अर्थव्यवस्था है क्या, तो उत्पादन के सभी स्रोतों पे जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, वो समाजवाद होता है। और ये कैसे वितरण करता है, तो वस्तुओं सेवा को जो है समान रूप से वितरण कर देता है, ठीक है। वही साम्यवाद क्या है, तो साम्यवाद अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के स्रोतों के साथ साथ उस पूरे देश की जो भी संपत्ति है, ठीक है, परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। और ये वितरण कैसे करता है, तो नागरिकों की क्षमता के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार वितरण करता है, ठीक है। जैसे 1985 से पहले जो चीन की अर्थव्यवस्था थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, तो वही पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो थी क्या थी, समाजवाद अर्थव्यवस्था थी। और राज्य अर्थव्यवस्था जो होता है किस उद्देश्य से किया जाता है, तो एक कल्याणकारी उद्देश्य से होता है। इसमें सरकार की सामूहिक या सरकार का नियंत्रण होता है। और राज्य अगर कल्याणकारी नियंत्रण से करे तो इससे पहले से ही का आर्थिक नियोजन बना के रखता है कि हमें इस पैटर्न पे काम करना है, इतना उत्पादन करना, ठीक है, ताकि हमारे जो भौगोलिक सीमा के अंदर जो जनता है उनके लिए उपभोग के लिए लाई जा सकती है। इसमें आर्थिक विषमताएं एवं वर्ग संघर्ष नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें कंपटीशन तो है ही नहीं, तो वर्ग संघर्ष की भूमिका नहीं आएगी। ये इनके सकारात्मक पक्ष हो गए। तो वही नकारात्मक पक्ष भी होगा, अगर वर्ग संघर्ष नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, विविधताएं नहीं आएगी। और विविधता नहीं आएगी तो जो प्रोडक्ट हमें उत्पाद मिलेगा उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, निम्न क्वालिटी का मिल सकता है, संभावना बनी रहती है। निवेशकों को आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं दी जाती, इसमें सरकार इसमें क्या करता है, नियंत्रण करता है, प्रत्यक्ष तौर पे नियंत्रण करता है, ठीक ना। तो अगर निवेशकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक उच्च स्तर का जो औद्योगिक विकास है संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि निवेशक वहां पे निवेश करेगा ही नहीं। जहां पे उसका मुनाफा नहीं होगा वहां पे निवेश क्यों करेगा, निवेश नहीं करेगा तो ये औद्योगिक विकास नहीं होगा, स्वाभाविक है, ठीक है। निवेशकों को इसमें हानि की संभावना होती है, क्योंकि सरकार बहुत सारे चीजों के मूल्यों के दाम फिक्स कर देते हैं। तो अगर किसी भी चीजों के मूल्य, वस्तुओं का जो है दाम फिक्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वह फर्म या वह कंपनियां जो है अपने उच्च स्तर दाम पे नहीं बेच सकते, ठीक है। कई बार उन्हें अपने जो लागत होता है उससे कम दाम पे ही बेचना पड़ता है, तो उन्हें एक प्रकार की हानि की संभावना बनी रहती है। और इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है, जिसके कारण लचीलापन होता है, उत्पादन की दर कम हो जाती है, कई बार अनावश्यक उत्पादन की भी संभावना होती है। तो ये राज्य अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक। इन दोनों राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मिश्रित रूप होता है, जो तीसरी अर्थव्यवस्था होती है, ये उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या या राज्य अर्थव्यवस्था है क्या, ठीक है। तो हम लोग अर्थव्यवस्था का जो तीसरा रूप है, ठीक है, सरकार की भूमिका के आधार पे, तो वो क्या है, तो वो एक उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा ली गई है, ठीक है, ये प्रोफेसर एक अर्थशास्त्री है, प्रोफेसर जॉन केन्स,
और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर जॉन केन्स, इनकी अवधारणा पे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कुछ नहीं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था का मिक्स रूप है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था का मिक्स रूप है। इसमें जो होता है कुछ आधारभूत एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, क्या आधारभूत और जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है ये सरकार या केंद्र सरकार के अधीन होता है, ठीक है। मतलब उसका जो उत्पादन करेगा सरकार करेगा, और बाकी जो भी अन्य क्षेत्र की जो गतिविधियां होती है उनकी जिम्मेवारी जो होती है, जो है किस पे होती है, निजी क्षेत्रों पे होती है। मतलब आधारभूत जो क्षेत्र है, ठीक ना, या इंपॉर्टेंट सेक्टर जो हो गया, इन पे सरकार का नियंत्रण रहता है। और जो अन्य क्षेत्र हो गया, अन्य गतिविधियां जो है ये निजी क्षेत्रों को क्या अधीन कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत जैसे हो गया सेना द्वारा बनाए जाने वाला उपकरण हो गया, ठीक है, तो इन सब पे सरकार बनाता है। और अन्य जो उत्पादन क्षेत्र है वो निजी क्षेत्र के हाथों छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसमें सरकार क्या करता है, तो सरकार एक नियंत्रक की भूमिका निभाता है सिर्फ, ठीक है। और अन्य जो भी उसके क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ठीक ना, या उसकी दाम क्या हुआ, तो वो बाजार तंत्र के साथ छोड़ दिया जाता है। मतलब बाजार तंत्र तय करता है, सिर्फ ये सरकार क्या करता है कि नियंत्रक का भूमिका निभाता है। अगर कोई भी फॉर्म कीमत से ज्यादा उसका दाम ले रहा है, या अनावश्यक उत्पादन कर रहा है, ठीक है, या संसाधनों का अति दोहन कर रहा है, तो वो उसका नियंत्रण सिर्फ करता है। तो ये पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य लाभ के साथ साथ जन कल्याण होता है। एवं इसमें महत्व दिया जाता है किसको, तो जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि राज्य अर्थव्यवस्था में क्या होती है, तो पहले सरकार क्या उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, तो एक आर्थिक नियोजन बना दिया जाता है। तो सेम मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक नियोजन को महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो देश है भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो है राज्य अर्थव्यवस्था का भी स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है, सहभागिता देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे में क्या करता है, परस्पर सहयोग करता है। जैसे हमारे देश के प्रमुख उद्योग हो गया, जैसे टाटा उद्योग हो गया, अंबानी उद्योग हो गया, तो ये सब क्या है, निजी क्षेत्र हो गया। तो वही भारत सरकार के जो उपक्रम है, सेल हो गया, ठीक है, या बोकारो स्टील संयंत्र हो गया, तो ये सारे क्या है, सरकार का उपक्रम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करता है, आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करता है। जैसे भारतीय रेल हो गया, तो ये सरकार का उपक्रम है। तो वही निजी क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्र हो गया, पतंजलि हो गया, ठीक है, या टाटा हो गया, तो ये सब क्या है, निजी क्षेत्र हो गया। तो दोनों आपस में मिलकर एक भौगोलिक सीमा के अंदर समन्वय बनाए रखता है। तो वैसे अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये हो गया अर्थव्यवस्था। अब हम लोग जो अर्थव्यवस्था का विभाजन है अन्य तरीके से कर रहे हैं। तो विभाजन का जो चौथा स्वरूप है ये क्या है, विकास के आधार पे। अब पिछले कक्षा में हम बता चुके थे कि विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था को कितने तरह से बांटा गया। तो विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जरा मैं मिटाता हूं, उसके बाद बता रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो विभाजन का जो चौथा प्रकार था वो क्या था, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था
विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करता है, ठीक है, तो इसके लिए एक संस्था है, उसका नाम है विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या करता है, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील इकोनॉमी, और जो तीसरा अर्थ है, ठीक है, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं। पहला क्या है, तो विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील और तीसरा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो विकसित अर्थव्यवस्था है क्या, विकासशील अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है क्या। तो विकसित अर्थव्यवस्था मतलब वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ विकास की संभावना, विश्व बैंक के आधार पर विकास की संभावना मौजूद हो, ठीक है। और विश्व बैंक इसका मापन कैसे करता है, तो ये प्रति विश्व बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था का मापन कैसे करता है, तो प्रति व्यक्ति सकल सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर करता है, ठीक ना। और ये आय कैसी होती है, तो ये आय वार्षिक होती है। तो इसके आधार पर विश्व बैंक जो है देशों को एक समूह के रूप में विभाजित करता है, जैसे कौन सा देश विकसित देश है या कौन सा विकासशील या कौन सा देश जो है अल्प विकसित है। तो विकसित देश वैसे देशों को कहा जाता है जहां की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम कितनी हो, तो $12,056, ठीक ना, अमेरिकी, $12,056 या उससे अधिक हो, उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, तो विकसित देशों के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण हो गए, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, या स्विट्जरलैंड हो गया, वगैरह जो भी देश है, ठीक है, कुवैत हो गया। तो इन सारे देशों को हम लोग विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम माने एक व्यक्ति की सालाना इनकम कितनी होगी, तो $12,056 से अगर अधिक होती है, ठीक है, वहां की पर व्यक्ति इनकम, तो उसे हम लोग विकसित देशों की श्रेणी में रखेंगे। और विकासशील देशों को 2 श्रेणियों में विश्व बैंक द्वारा बांटा गया। तो पहला क्या है, तो पहला जो हो गया ये निम्न मध्यम आय वाले विकासशील देश, और दूसरा उच्च मध्यम आय वाले विकासशील देश। तो ये निम्न मध्यम विकासशील आय वाला देश है क्या है, उच्च मध्यम वाला विकासशील देश आय क्या है, तो निम्न मध्यम आय वाले विकासशील देशों में वैसे देशों को रखा जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, तो $996, कितनी, $996 से जो है $3895 के मध्य होता है, ठीक ना, $3895 के मध्य हो, तो उन्हें हम लोग किस में रखेंगे, निम्न मध्यम आय वाले विकासशील देशों की श्रेणी में रखेंगे। और उच्च मध्यम आय वाले विकासशील देश, तो वैसे देश, ठीक है, जिनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो $3895 से लेके कितनी, तो $12,056 के मध्य अगर हो तो उसे हम लोग उच्च मध्यम विकासशील वाले देशों की श्रेणी में रखते हैं। और अगर 38,995 से कम और $996 से अगर अधिक हो तो उसे हम लोग किस में रखेंगे, निम्न मध्यम आय विकासशील वाले देशों में श्रेणी में। और अल्प विकसित देश कैसे कहा जाता है, जहां भी तत्काल में, ठीक है, अभी के समय में जो है विकास की संभावना विश्व बैंक के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, और वहां की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो वहां की पर कैपिटा इनकम $956 से अगर कम है तो उसे हम लोग क्या रखेंगे, अल्प विकसित देशों की श्रेणी में, यानी गरीब देशों की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है।
तो विकासित देशों के उदाहरण हो गया भारत हो गया, चीन हो गया, ठीक है, या अन्य बांग्लादेश वगैरह जो भी देश हैं जिनकी पर कैपिटल इनकम कितनी है, तो $996 से लेकर $12,556 के मध्य है, उन्हें हम लोग विकासित देशों की श्रेणी में रखते हैं। और विकासित देशों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। और अल्प विकसित देश किसे कहेंगे, तो अल्प विकसित देश वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के अनुसार जिनकी पर कैपिटल इनकम $996 से कम हो, ठीक है, उन्हें हम लोग अल्प विकसित देशों की श्रेणियों में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास जो होता है खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अगली कक्षाओं में जो है 11th की अलग क्लासेस आएगी और 12th की अलग क्लासेस आएगी। तो 11th का क्लास का जो सिलेबस है वो है क्या है, तो 11th की क्लास के अंतर्गत, ठीक है, तो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का, इसका हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, ठीक है, या स्वतंत्रता की पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, फिर उसका विकास कैसे हुआ, 1990 का उदारीकरण, ठीक है, एलपीजी मॉडल, उसके बाद फिर भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से विकास हुआ, एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य चुनौतियां क्या क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं जैसे गरीबी हो गया, अत्यधिक जनसंख्या हो गया, ठीक है, बेरोजगारी हो गया, तो ये सारे हम लोग 11th के सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक है। और गरीबी वाले चैप्टर में हम लोग कुछ कर्व पे ध्यान देंगे, जैसा कि कमेंट बॉक्स में बताया गया था, ठीक है, जैसे लॉरेंज कर्व हो गया, तो ये गरीबी वाले चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लॉरेंज कर्व जो है विस्तृत, ठीक है, डिटेल से बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट करके बताया था कि लॉरेंज कर्व क्या है, तो ये हम जब गरीबी वाले चैप्टर पे पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। और हमें 12 वाले सिलेबस में क्या कवर करना है, तो 12 वाले सिलेबस में जैसा हम लोग पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक्स को जो है दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का दो उपखंड होता है, क्या एक उपखंड होता है, तो एक मैक्रो इकोनॉमी और दूसरा मैक्रो इकोनॉमी। तो हम मैक्रो इकोनॉमी के अंदर जो 12 के सिलेबस में दिया गया, ठीक है, तो 12 के सिलेबस में हो गया उपभोक्ता हो गया, या व्यवहार सिद्धांत, उत्पादन लागत, बाजार संतुलन, प्रतिस्पर्धा, ठीक ना, बाजार हो गया, ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ेंगे। 5-6 चैप्टर है। और मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय हो गया, राष्ट्रीय आय है कैसा, ठीक है, इसका आकलन कैसे किया जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है, तो ये हम 12 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय हो गया, मुद्रा बैंकिंग हो गया, बजट हो गया, ठीक है, आय, इनकम, रोजगार, ठीक है, या ओपन जो भी अभी बताया ना खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, तो ये हम 12 वाले सिलेबस से कवर करेंगे। 12 की दो बुक है, ठीक है। और 11th क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी का विकास कैसे हुआ, उनकी मुख्य चुनौतियां क्या है, ठीक है। तो ये हम अलग अलग करके अब क्लासेस आएंगी और ये इंट्रोडक्शन का क्लास समाप्त होता है। अगर चैनल को बढ़िया लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं बता दूं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी सारी जो PDF फॉर्म है, ठीक है, जो नोट्स है ये PDF फॉर्म पे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।